हेलो गाइस, ये हमारी रिवीजन प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हम क्लास 12 फिजिक्स का कंप्लीट रिवीजन करा रहे हैं। पहला वीडियो आपने देख लिया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 का। ये दूसरा वीडियो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 जिसमें हम गॉस लॉ से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं सभी का क्विक रिवीजन करेंगे। गॉस लॉ क्या होता है उससे संबंधित जितनी भी पॉइंट्स हैं सबका रिवीजन करेंगे। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सारी बातें जितनी भी हैं इस वाले वीडियोज़ में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 गॉस लॉ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर्स में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर से वही इंस्ट्रक्शन है कि सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, रिवीजन पॉइंट बनाना है। नोटबुक पेन लेके बैठेंगे, इंपॉर्टेंट बातों को, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को, सारी प्रॉपर्टीज़ को नोट डाउन करेंगे और वीडियो देखने के बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 गॉस लॉ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का देखो मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल सा मतलब है कि कोई एक गिवन एरिया है, ये गिवन एरिया हो गया। इस गिवन एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, यही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो कोई भी गिवन एरिया है, उस गिवन एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, तो काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं किसी दिए हुए एरिया से, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। असल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना बोल के अगर हम ऐसे बोलें कि किसी दिए हुए एरिया से कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रॉस कर रहा है, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। असल में तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर क्या स्टोर कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। तो किसी भी दिए हुए एरिया से कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रॉस कर रहा है वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम आपको ऐसे समझा रहे हैं कि काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से क्रॉस करेगी वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है ना। फ्लक्स को फाई से डिनोट करोगे और फॉर्मूला क्या होगा इसका, इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी ए क्या है, एरिया है जिस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो फाई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए हो गया। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो इंटीग्रेट क्यों करेंगे यार। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। तो सिंपल क्या बन जाएगा, ई डॉट डी ए। जहां पर ई डॉट डी ए है तो उसको एक्सपेंड करेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा मिलेगा। थीटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप समझ गए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी दिए हुए एरिया से क्रॉस करेंगी वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। स्केलर होगा और यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ाई करेंगे। आइए देखते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं गॉस लॉ। देखो यार गॉस लॉ क्या है, क्या कहता है, किस लिए यूज करते हैं, पहले वो समझते हैं। तो कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, उस क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग गॉस लॉ का यूज करते हैं। अब समझो यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पर चार चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। और यहाँ पर हमको इस सरफेस की वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। सरफेस की वजह से नहीं, माफ करें, इस क्लोज्ड सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है। तो किसी भी क्लोज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। गॉस लॉ से सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 कई सारे चार्जेस हैं। अब तुमको जहां पर तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, जिस चार्ज के अराउंड तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, उस चार्ज को क्या कर दो, उस चार्ज के चारों तरफ एक क्लोज सरफेस मानो। और वो क्लोज सरफेस देखो क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस। जो क्लोज सरफेस होगा, क्लोज सरफेस क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस कहलाएगा। तो उस गॉसियन सरफेस पे जो फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स किसके बराबर होगा, तो वो होगा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप घबराइए मत कि सर ये इनेट डॉट डी ए क्या बता रहा है। तो बालक अभी जस्ट यहाँ तुम इस स्लाइड में देखो, ये फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डी ए। तो यहाँ पे यही जो लिखा हुआ है इनेट डॉट डी ए, ये इनेट डॉट डी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सरफेस से टोटल फ्लक्स जो है वो किसके बराबर है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्यू इन का मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पे क्यू इन का मतलब हो गया चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर बताओ कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2 है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, नहीं भाई, Q3 Q4 को क्यों इंक्लूड करेंगे, Q3 Q4 तो सरफेस के बाहर है। तो नेट चार्ज यहाँ पर कितना इंक्लोज्ड है, Q1 प्लस Q2। तो अगर हमें लिखना रहेगा तो हम इसी क्या कैसे लिख सकते हैं कि Q1 को के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
सही बात है कि नहीं है? तो एकदम बात क्लियर हो गई होगी कि सर कोई भी क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के कोई भी क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के लिए जो टोटल फ्लक्स होगा वो टोटल फ्लक्स इसके बराबर होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और यही गॉस लॉ होता है। सिर्फ फ्लक्स नहीं यार, तुम चाहो तो इस क्लोज सरफेस पे कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हो। थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं इस बात को कि यहाँ पे इनेट लिखा है, इनेट का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो इनेट लिखा हुआ है, इस इनेट का मतलब क्या हो रहा है, इस इनेट का मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वाले सरफेस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब Q1 के वजह से भी, Q2 के वजह से भी, Q4 के वजह से भी, Q3 के वजह से, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस के वजह से होगी वो ये इनेट रिप्रेजेंट कर रहा है। बट क्यूइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूइन रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। यही बात यहाँ पे देखो लिखी गई है। ये क्या है, ये फाइनेट मतलब ये नेट फ्लक्स है। नेट फ्लक्स किसके बराबर हो गया, इंटीग्रल ई नेट डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में रखना है पहली बात कि सर गॉस लॉ की मदद से फ्लक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट निकालेंगे, नेट का मतलब हो गया कि जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं उन सभी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो इनेट है ना, ये इनेट Q1 Q2 Q3 Q4 सबके वजह से है, लेकिन ये जो क्यूइन है, ये क्यूइन क्या है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। सही बात है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। ये बात लिखा हुआ है, गॉस लॉ स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। यार यही तो बात हमने समझाई कि टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन परमिटिविटी के बराबर होगा। ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। इसको समझो कि यहाँ पर क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज इस स्फेयर से इनक्लोज है। इसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये S1 स्फेयर से इनक्लोज है, ठीक है। अच्छा, वही क्यू चार्ज एक और S2 स्फेयर से इनक्लोज है। जब तुम ध्यान से समझो, चाहे S1 स्फेयर की बात करें, जो पहला स्फेयर S1 स्फेयर की बात करें, चाहे S2 स्फेयर की बात करें, तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस इस चार्ज से निकलेंगी वही लाइंस S1 को भी क्रॉस करेंगी और वही लाइंस जो होंगी आपके S2 को भी क्रॉस करेंगी। यानी अगर हम नंबर ऑफ लाइंस की बात करें कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो है S1 और S2 को क्रॉस कर रही हैं, नंबर ऑफ लाइंस तो सेम होंगी, नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी, सेम होंगी। और फ्लक्स का मतलब क्या होता है, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस। तो जो कि नंबर ऑफ लाइंस जो इन सर्फेसेस को क्रॉस कर रही हैं वो सेम है, तो दोनों सर्फेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, Q और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, बड़े वाले स्फीयर के लिए भी देख लीजिए, S2 स्फीयर के लिए, तो इसके अंदर भी तो Q चार्ज भी मौजूद है और अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमको, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। यानी कि एक बात एकदम क्लियर हो गई कि अगर किसी सरफेस के अंदर Q चार्ज इनक्लोज्ड है तो उसके लिए फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर छोड़ो ना, सब छोड़ो, मान लो एक तीसरा स्फीयर ऐसे ड्रॉ कर दें, ऐसा तीसरा स्फीयर ड्रॉ कर दें, तो उसके लिए भी तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस S1 को क्रॉस कर रही हैं उतनी नंबर ऑफ लाइंस S2 को क्रॉस करेंगी, उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस S3 को भी क्रॉस करेंगी। जब नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं वो सेम है, तो यानी कि फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, यहाँ देख लीजिए, ये देखो ये क्यूब है, इसके चारों तरफ क्यूब बना रहे भाई, हम क्यूब बनाए, हम क्यूबॉइड बनाए, हम स्फीयर बनाए, हम हेमिस्फीयर बनाए, चार्ज अगर इसके अंदर रखा है, सरफेस के अंदर रखा है, तो इससे जितनी नंबर ऑफ लाइंस निकल रही होंगी वो इस केस में भी सेम होंगी और इस केस में भी सेम होंगी। एग्जाम्पल के लिए आपको सिर्फ समझाने के लिए मान लिया कि यहाँ से इस क्यू चार्ज से 100 लाइंस निकल रही हैं, तो यहाँ पे भी तो Q से 100 लाइंस निकलेंगी। अगर 100 लाइंस निकलेंगी तो वही 100 लाइंस इस क्यूब को भी क्रॉस करेंगी, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, सबके लिए सेम होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि शेप और साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि कितना फ्लक्स होगा। यहाँ पर स्फेरिकल शेप था तब भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, यहाँ पर क्यूबिकल शेप था तब भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। फिर डिपेंड किस पे कर रहा है, चार्ज इनक्लोज्ड पे। क्योंकि दोनों जगह सेम चार्ज अंदर इनक्लोज थे तो फ्लक्स क्या मिला, सेम मिला। आगे देखो और क्लियर होगा। अब यहाँ देखो, ये एक नॉन सिमेट्रिकल सरफेस है, ये एक नॉन सिमेट्रिकल सरफेस है, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। सही बात है कि नहीं? यहाँ देखें, इस केस में ये स्फीयर हो गया और इस स्फीयर के बाहर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ टोटल फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। अब आप सर जीरो कैसे हो गया, क्योंकि बाबू जितनी लाइन इसके अंदर घुस रही है क्या उतनी ही लाइन इसके अंदर बाहर निकल रही है, तो जितनी लाइन इन हुई उतनी लाइन आउट हुई, टोटल फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान समझिएगा। कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और कंडक्टर की प्रॉपर्टीज आपको समझ में आनी चाहिए। चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये होता है, तो कुल आपको
5-6 प्रॉपर्टी या 7 प्रॉपर्टी कहीं भी हम बताएंगे, आपका रिवीजन कराएंगे। बड़े ध्यान से आप सुनिएगा इस सेगमेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको बहुत फायदा पहुंचेगा इस वीडियो से। आप ऐसे मत बैठ के देखिए, जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक पेज पे, एक कॉपी पे इन फॉर्मूलों को, इन की पॉइंट्स को जरूर नोट करिए और अपने से QRP प्रिपेयर करिए। QRP मतलब क्विक रिवीजन पॉइंट्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन सरफेस बाउंड्री ऑफ द कंडक्टर। बड़ा अच्छा बात, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स करके हम ऐसे लिखेंगे ऐसा, ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री ऑफ कंडक्टर। मान लो कोई यार एक ऐसा कंडक्टर है, एक ऐसा मान लेते हैं कि कंडक्टर है, NC बोले तो न्यूट्रल कंडक्टर। अच्छा न्यूट्रल कंडक्टर होगा तो नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा, इस न्यूट्रल कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं? जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस सेल में ही ना, जो वैलेंस सेल होता है, वैलेंस सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो जो वैलेंस सेल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझना है कि जो वैलेंस सेल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पूरे के पूरे कंडक्टर के सरफेस बाउंड्री में कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी कंडक्टर में, कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर में कि मतलब उस कंडक्टर के अंदर, उसके बाउंड्री के अंदर कहीं भी रोम कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी कि ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स या ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री ऑफ कंडक्टर। ये पहली प्रॉपर्टी हुई। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट। यहां पे हमने क्या किया, जो हमारा न्यूट्रल कंडक्टर था, इस न्यूट्रल कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। तो जब कभी भी हम कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर के अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि भाई कंडक्टर के अंदर जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। कंडक्टर का नेट चार्ज 0 है, जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है, जितना पॉजिटिव आ रहा है उतना ही नेगेटिव आ रहा है, तो नेट चार्ज अभी भी 0 है। लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देखो इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। कमाल की बात ये होती है कि इसको जब कंडक्टर को, न्यूट्रल कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो इधर नेगेटिव, अच्छा यहाँ पर नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि यार नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट होगा। अब यहाँ जितना नेगेटिव होगा वहाँ इतना पॉजिटिव होगा। तो कभी भी न्यूट्रल कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके अंदर चार्ज इंड्यूस होगा, और चार्ज कुछ इस तरह से इंड्यूस होता है कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए? 0 हो जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट कि सर जब कभी भी किसी कंडक्टर को, किसी न्यूट्रल कंडक्टर को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर एक तरह का चार्ज इंड्यूस होगा, एक तरह का बोले तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरह से इंड्यूस होगा कि उस कंडक्टर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। कैसे ये हुआ? थोड़ा सोचें सर, थोड़ा सोचें कि यार एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ई आउटसाइड, और इधर की तरफ क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया। तो अब ये चार्ज कुछ इस तरह से, ये सब जो चार्जेस हैं, ये सब चार्जेस कुछ इस तरह से इंड्यूस हुए हैं कि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए? 0। यानी जितना आउटसाइड है उतना ही इनसाइड हो जाए, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। यार ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जब कभी भी किसी न्यूट्रल कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसके अंदर चार्ज इंड्यूस होगा, और चार्ज कुछ इस तरह से इंड्यूस होगा कि उस कंडक्टर के अंदर हर जगह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। प्रॉपर्टी 2 क्लियर हुई कि न्यूट्रल कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसके अंदर चार्ज इंड्यूस होगा, चार्ज कुछ इस प्रकार से इंड्यूस होगा कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। अच्छा इसी से एसोसिएटेड एक और प्रॉपर्टी समझो, एक और प्रॉपर्टी समझिए कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा तो उस केस में पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। क्योंकि आपने एक रिलेशन पढ़ा है, यहाँ देखिए आपने पढ़ा है E बराबर -del-V/del-R। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इस केस में पोटेंशियल क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, और पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया इसका मतलब ये कैसे बिहेव करेगा? ये कंडक्टर आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। ये जो आपका कंडक्टर है, ये कंडक्टर अब क्या बन गया? कंडक्टर आपका बन गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या हो गया? कांस्टेंट।
और एक प्रॉपर्टी यहीं पे मालूम पड़ी कि चूंकि ये कंडक्टर का पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया और ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी इसके सरफेस की क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तीन प्रॉपर्टी एक स्लाइड में क्लियर हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान समझो। पहली प्रॉपर्टी क्या, पहली प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी कि कोई भी न्यूट्रल कंडक्टर है या कंडक्टर है, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के सरफेस बाउंड्री में कहीं पर भी वो रोम करेंगे, मतलब सरफेस बाउंड्री के अंदर वो कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रोम कर सकते हैं, दे आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री ऑफ कंडक्टर। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है कि जब कभी भी हम लोग किसी न्यूट्रल कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर चार्ज इंड्यूस होगा, जिसके वजह से उस न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया है, इसीलिए पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा और वो पूरा सरफेस क्या कहलाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। चौथी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये कंडक्टर अब आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गया, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस की क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ये चारों प्रॉपर्टी आप क्लियर कर लीजिएगा, ना समझ में आए तो एक बार बैक करके जो है इसको फिर से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो चार प्रॉपर्टी हो गई, ये भले लिखा तीन है पर आपकी चार प्रॉपर्टी हो गई है। ये पांचवी प्रॉपर्टी होगी, चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर रिसाइड्स टू इट्स आउटर सरफेस। मतलब ये बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि कोई भी कंडक्टर है अगर उसको कोई एक्सटर्नल चार्ज दोगे तो उसके बाहरी वाले सरफेस पर रिसाइड करेगा, अंदर नहीं जाएगा। ये तो मान लो पूरा कंडक्टर अंदर से फिल्ड है, ये देखो एक ऐसा कंडक्टर है जिसके अंदर कैविटी है, ये अंदर से खोखला है, लेकिन इसको क्यू चार्ज दिया गया तो क्यू चार्ज इसके सरफेस पर ही रिसाइड हो गया। तो किसी भी कंडक्टर को अगर क्यू चार्ज दिया जाएगा तो क्यू चार्ज उसके आउटर सरफेस पर ही रिसाइड करेगा। ये भी एक प्रॉपर्टी याद रखना है आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये देखो यार यहाँ पर क्या है, ये सरफेस जो आपका है ये स्फेयर है, ये स्फेयर इज सिमेट्रिकल सरफेस। स्फेयर एक सिमेट्रिकल सरफेस होता है, तो अगर हम लोग क्यू चार्ज एक सिमेट्रिकल सरफेस को देंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। कोई भी अगर सिमेट्रिकल सरफेस है, कोई भी जैसे आपका स्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, क्यूब हो गया, ये सब सिमेट्रिकल सरफेसेस है ना यार। अगर कोई भी सिमेट्रिकल सरफेस होगा और सिमेट्रिकल सरफेस पर क्यू चार्ज को दिया जाएगा तो उस केस में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म। तो इस केस में देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, लेकिन ये देखो एक आलू की जैसा सरफेस है, तो क्या यहाँ भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, नहीं। ये भी कंडक्टर है भाई, ये भी कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर है, ये भी न्यूट्रल कंडक्टर है, ये थोड़ा सा जो है नॉन सिमेट्रिकल शेप है इसका। तो अगर कंडक्टर सिमेट्रिकल होगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, लेकिन अगर कंडक्टर सिमेट्रिकल नहीं है तो उस केस में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। यानी सिग्मा मतलब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यार, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। यानी जिस पोर्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना कम होगा वहां पर चार्ज का एक्यूमुलेशन, वहां पर चार्ज का कलेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पोर्शन को देखा जाए तो इस वाले पोर्शन पे आप देख के कह सकते हैं कि सर यहाँ का रेडियस तो कम लग रहा है, तो रेडियस अगर कम होगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। बशर्ते इस वाले सरफेस का रेडियस ज्यादा है तो यहाँ का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम होगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा यहाँ से एक बात बताएं आपको, जैसे इस प्रॉपर्टी को देखो, तुमने सुना होगा कि ऐसे सवाल सीबीएसई में खूब सारे पूछे जाते हैं, हर बोर्ड में पूछे जाते हैं कि जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है तो ऐसा कहा जाता है कि भाई खुले में मत रहो, अगर तुम रोड पे हो तो कार के अंदर चले जाओ, कार के अंदर चले जाओ। क्यों कार के अंदर चले जाने को कहा इसलिए जाता है क्योंकि कार की बॉडी कैसी होती है, मेटालिक होती है। अब देखो मेटल हो गया मतलब कंडक्टर हो गया। अब तुम कंडक्टर के अंदर आके बैठ गए तो अगर बाहर बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो रही है, बाहर बहुत ज्यादा बिजली चमक रही है, मतलब बाहर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन आप तो कंडक्टर के अंदर बैठे हैं। कंडक्टर के अंदर चार्ज इस प्रकार से इंड्यूस होगा कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। तो आप अंदर बैठे रहेंगे तो आपको कोई भी नुकसान, कोई भी हार्म नहीं होगा, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बाहर कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहे, बाहर कितनी भी बिजली चमके, बिजली गिर क्यों न जाए, लेकिन तुम अंदर बैठे हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड, ठीक बाहर, समझ लो ना, ये कंडक्टर देखो, यहाँ थोड़ा इसको जूम कर लें क्या,
जूम कर देखिए, समझिए कि सर ये कंडक्टर की बाउंड्री है, ये कंडक्टर की बाउंड्री है और इस कंडक्टर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, यानी यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है। तो इस कंडक्टर के जस्ट बाहर समझिएगा, इस कंडक्टर के जस्ट बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के जस्ट बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर ड्यू टू ऑल चार्जेस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सभी के सभी चार्जेस के वजह से इस कंडक्टर के जस्ट बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। आगे बढ़े, छठी और अंतिम प्रॉपर्टी देखोगे। ये छठी प्रॉपर्टी देखो, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब ध्यान समझिए, सिर्फ आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि ये कोई ऐसा कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर ही मान लो, इसको क्यू चार्ज दिया गया, कुछ मतलब सिग्मा चार्ज दिया गया। अच्छा, इस कंडक्टर का सरफेस देखो, ये हमने इस कंडक्टर का एक सरफेस बनाया, तो अगर आप कंडक्टर का जो आउटर सरफेस देखेंगे तो क्या आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि चार्जेस तो बाहर ही साइड करते हैं यार, अभी बताया कि किसी भी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो चार्ज उसके आउटर सरफेस पे जाकर साइड करेगा, ठीक है ना। तो अगर इस कंडक्टर को एक बार के लिए सुनना, ये जो कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर को एक बार के लिए हम लोग कुछ प्लस क्यू चार्ज दे भी देते हैं तो ये चार्ज कुछ ऐसे होगा। अब एक बात बताओ, क्या इस क्यू चार्ज में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन? रिपल्सन होगा सर, बिल्कुल सही बात है, रिपल्सन होगा। तो जब रिपल्सन होगा तो क्या ये चार्ज इधर रिपेल करेगा, ये चार्ज इधर रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा तो क्या सरफेस पर खिंचाव आएगा, सरफेस पर एक टेंशन प्रोड्यूस होगा, और वही जो टेंशन फोर्स आएगा, वही फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। क्योंकि ये चार्जेस के वजह से सरफेस पर एक तनाव, एक टेंशन, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो नाम क्या पड़ेगा इसका, इलेक्ट्रिक प्रेशर। समझिए ध्यान से कि सर सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, ये पॉजिटिव इधर रिपेल होगा, ये पॉजिटिव इधर रिपेल होगा, क्योंकि सरफेस के ऊपर है तो सरफेस पर भी रिपल्शन होगा, सरफेस पर रिपल्सन होगा, सरफेस भी क्या करेगा, सरफेस को ऐसा खिंच जाएगा। सरफेस पर रिपल्सन का मतलब कि चार्जेस तो सरफेस पर रखे हैं ना यार यहाँ पे, तो जब चार्जेस में रिपल्सन होगा तो चार्ज सरफेस पर है, तो चार्ज जब रिपेल करेंगे तो सरफेस भी हल्का स्ट्रेच हो जाएगा और सरफेस की तरह का फोर्स लगेगा, वही फोर्स पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक प्रेशर कहलाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा उसका वैल्यू कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक बात है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं। एनर्जी डेंसिटी समझ लीजिए, असल में ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है कि भाई, अच्छा एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही एनर्जी डेंसिटी कहलाएगा। यहाँ तुम इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी पढ़ रहे हो, आगे जब जाओगे तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, उसका रीजन हम वो कराएंगे, आगे के वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा। तो एनर्जी डेंसिटी क्लियर कर लो। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होता है किसके बराबर होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर होगा। ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन नॉट आपका परमिटिविटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग थिन स्फेरिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। कुछ सर्टेन इसके फॉर्मूलेज हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए, आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। स्फेरिकल सेल का मतलब क्या समझते हो? स्फेरिकल सेल का मतलब थिन स्फेरिकल सेल, जो प्लास्टिक की बॉल से जिससे बचपन में आप खेलते थे, जो प्लास्टिक वाली बॉल होती थी, वो पूरा अंदर से खोखला होता था ना, तो अगर वैसा ही एक स्फेयर मेटल का बना हुआ एक ऐसा स्फेयर ले लें जो अंदर से बिल्कुल पूरा खोखला है, तो वही क्या कहलाएगा, आपका थिन स्फेरिकल सेल कहलाएगा। जैसे वो प्लास्टिक की बॉल थी ना, तो प्लास्टिक सेल है, ठीक है ना, वो प्लास्टिक स्फेरिकल सेल है। तो अगर उसी का एक मेटल का, एक ऐसी मेटल से बनी हुई एक ऐसी बॉल ले लो जो अंदर से हॉलो है, बड़ी, वो बहुत कम मोटी है, तो क्या कहलाएगा, थिन स्फेरिकल सेल कहलाएगा। थिन स्फेरिकल सेल के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़िए। अगर आप इस स्फेरिकल सेल के अंदर रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, क्योंकि जस्ट अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो कंडक्टर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। और अगर आप इस कंडक्टर से r डिस्टेंस की दूरी पे चले जाएं बाहर, तो अगर, चूंकि ये स्फेरिकल कंडक्टर है ना यार, स्फेयर शेप है ना, तो चूंकि स्फेयर शेप है तो सारे के सारे चार्ज को हम लोग कहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, सेंटर पर एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से तुम r डिस्टेंस की दूरी पे जाओगे तो किसी भी q चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, kq/r²। तो इस चार्ज से, मतलब ये सेंटर से इस कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, kq/r²। लेकिन कंडक्टर के अंदर कितना होगा, 0, क्योंकि कंडक्टर के अंदर हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि
चार्जेस कुछ इस प्रकार से इसमें इंड्यूस होंगे कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, प्रॉपर्टी में अभी 10 मिनट पहले आपको हमने बताया। ठीक है, तो अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और बाहर कितना, आर डिस्टेंस पर कितना होगा, KQ/R²। इसी को ग्राफ से समझ लो। जैसे देखो ये वाली जगह कौन सी है, ये अंदर, देखो अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, और जैसे ही बाहर आओगे कितना हो जाएगा, KQ/R²। जब बाहर आओगे तो कितना हो जाएगा, KQ/R², और जैसे ही कंडक्टर से दूर जाना शुरू करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। अरे फॉर्मूला क्या होता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड का, E बराबर होता है KQ/R², यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे दूरी बढ़ती जाएगी, आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। तो आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, क्योंकि ये स्क्वायर था तो कुछ ऐसा कर्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अंदर हर जगह 0 रहेगा और बाहर ऐसे डिक्रीज करेगा। आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल समझ लो। पोटेंशियल तो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि भाई कंडक्टर के अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। अभी पूरी प्रॉपर्टी बताई हमने आपको कि भाई चार्ज कुछ इस प्रकार से इंड्यूस होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो इसके अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट, ये क्या बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अंदर हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और किसके बराबर होगा, KQ/R। व्हाट इज R? R इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल। R क्या है, स्फेरिकल सेल का रेडियस है। Q क्या है, स्फेरिकल सेल पर चार्ज है। ठीक बात है कि नहीं है? तो अगर अंदर निकालोगे तो अंदर हर जगह KQ/R होगा, जहां पे R इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल। और अगर इस स्फेरिकल सेल्स के बाहर R डिस्टेंस पे चले जाओगे तो फिर वही बात है, क्योंकि स्फेरिकल सेल है, स्फेयर पे अगर कोई Q चार्ज रहेगा तो पूरे Q चार्ज को स्फेयर के सेंटर पर मान लो। ये तो बाहर की बात करें, अगर हमको बाहर कहीं निकालना है तो इस पूरे के पूरे चार्ज को कहाँ मान लो, सेंटर पे। सेंटर पर पॉइंट चार्ज रखा है Q। अब इस Q चार्ज से R डिस्टेंस की दूरी पर कितना पोटेंशियल होगा, KQ/R। सही बात है कि नहीं? तो अंदर हर जगह कांस्टेंट होगा KQ/R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। हर जगह, चाहे यहाँ जाओ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, अंदर कहीं पर भी जाओगे तो KQ/R होगा। और बाहर R डिस्टेंस दूरी पे KQ/r, वेयर स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल आउटसाइड द कंडक्टर। सही बात है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। सो ग्राफ समझ लीजिए, देखो ना, यहाँ पे V क्या है, यहाँ पे अंदर हर जगह पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, और बाहर में क्या निकल के आ रहा है, बाहर में रिजल्ट निकल के आ रहा है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। यानी कि जैसे जैसे आप दूर जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ देखिए बनेगा। यहाँ देखो अंदर इन साइड तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा, सीधी लाइन KQ/R के बराबर, R रेडियस ऑफ कंडक्टर होगा, और बाहर आने पर देखो क्या हो रहा है, ऐसे घट रहा है, V प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है, यही समझ लीजिए लास्ट है कि कोई स्फेरिकल सेल है, उस स्फेरिकल सेल को Q चार्ज दिया गया तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो KQ²/2R। एक थिन स्फेरिकल सेल है, अगर इसको कुल Q चार्ज दिया गया है तो इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, KQ²/2R। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 कंप्लीट होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। आप इसको पढ़िएगा, QRP बनाइएगा, अपने से हाथ से फॉर्मूले को लिखिएगा, लिख के बार बार पढ़िएगा, आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू।